जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी पर। तो मैं आप सभी को बता दिया था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 होने वाला है। और पार्ट 1 वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से मैं समझाया था, जैसे उसी प्रकार से आपको सिंपल है ना एक्सप्लेनेशन के माध्यम में और आपको एक सिंपल सिंपल एग्जांपल और अच्छे तरीके से समझाने का है ना, समझाऊंगा इसी चैप्टर को, चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। और मैं आप सभी को यहाँ तक मैं पूरा कंफर्म करवा दिया था अच्छे तरीके से, है ना। अगर उस वीडियो को आप सब नहीं देखे ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप सब उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अम्लों व क्षारकों में समानताएं, वो दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, वो दोनों में क्या क्या है ना समान है, दोनों में क्या क्या लक्षण दोनों में समान है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा समान है उसके बारे में, मतलब दोनों में क्या कॉमन है जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो दोनों में देखो यहाँ पास लिखा है कि जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है, देखो कोई अम्ल एवं क्षारक एक साथ अगर मिलाएंगे ना दोनों को, तो आप सब जानते ही हैं कि लवण और जल बनाएगा। वो तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, उनको दोनों का जो गुण होगा वो नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुण, एक मिनट में लिख देता हूँ, नष्ट हो जाएगा। वो दोनों का गुण जो होगा वो नष्ट हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, और क्या, वो जो अभिक्रिया है, जो अम्ल और क्षारक दोनों आपस में अगर मिलाते हैं और वो क्या बना देगा, उदासीन विलयन बना देता है। उदासीन, उसको अगर एक प्रकार का डेफिनेशन भी बन जाता है इस प्रकार से कि अम्ल और क्षारक दोनों को जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाता है या फिर तनुकरण अभिक्रिया भी कहलाता है। ठीक है, कोई भी एक प्रकार का तनुकृत हो जाता है। ठीक है, और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता क्या हो जाता है, H3O प्लस हो जाता है। यानी कि अगर देखो H2O होता है जल में और एक अणु और मिला दिया गया है, मतलब H3O प्लस बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट जो होता है इसमें OH माइनस की, देखो अम्ल अगर जल में मिलता है तो वो क्या करता है, H प्लस आयन देता है, हमेशा याद रखना। और इसमें अगर हम लोग जल में ऐड करते हैं, H2O जल का फॉर्मूला होता है, तो H प्लस आयन और मिक्स हो जाता है, मतलब H3O प्लस हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको सिद्ध करके एक प्रकार से मैं बता दिया। ठीक है, कैसे बन रहा है। और अगर क्षारक का बात करें, और क्षारक में अगर हम लोग जल ऐड करते हैं तो क्या होगा, जल ऐड करते हैं क्षारक में तो वो OH माइनस आयन देता है। कोई भी क्षारक, लाइक हम लोग अगर साबुन ले लेते हैं तो वो भी एक क्षारक है ना। साबुन का यहाँ एक उदाहरण लिए हैं, तो साबुन भी एक क्षारक है। और जिसमें अगर OH माइनस आयन देता है, मतलब क्या होगा कि उसमें क्या होगा, साबुन OH माइनस आयन देगा। वही यहाँ पास भी कहा गया है कि ये OH माइनस में इकाई आयतन की कमी हो सकती है। ठीक है, इसमें कमी होगा। ठीक है, और इसमें जुड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता। अब ये दोनों में से कौन ज्यादा प्रबल है उसके बारे में बताया गया है कि अब क्षारक ज्यादा प्रबल है या अम्ल ज्यादा प्रबल है। तो आप सब जानते ही होंगे कि इसको इसको एक ही माध्यम से समझा जा सकता है, वो है इंडिकेटर्स, सूचक, है ना, सूचक के बारे में। तो देखो यहाँ पास लिखा है वही कि किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न, देखो H प्लस आयन जो कि अम्ल उत्पन्न करता है और OH माइनस आयन जो कि क्षारक उत्पन्न करता है। ठीक है, क्षार उत्पन्न करता है जल के साथ मिल करके, की संख्या पर निर्भर करता है। अब इसका संख्या पर निर्भर करता है। मेन देखो, अगर हम लोग प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl आ जाता है, और अगर सबसे ज्यादा अगर मतलब क्षारक में प्रबल क्षारक की बात करें तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो दोनों की अगर आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो वो दोनों क्या होगा, फिर से उदासीन हो जाएगा। अगर वहीं पास अगर हम लोग HCl के साथ अगर कमजोर क्षारक का बात करें, मतलब कमजोर क्षार के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये जो होगा HCl वो जीत जाएगा, H प्लस आयन जीत जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वही कहा जा रहा है कि किसी भी अम्ल एवं क्षारक कौन ज्यादा शक्तिमान है, ये उसी का इंडिकेटर से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसका इंडिकेटर से ही पता कर सकते हैं, सार्वभौमिक सूचक से ही हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका सूचक से। ठीक है, और देखो क्या है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, अब क्या बता रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की प्रवृत्ति कैसा होगा। ठीक है, वही कह रहा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जल की उपस्थिति में अम्ल जो क्या करेगा, सबको आप सब जानते ही होंगे, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि अगर अम्ल होगा और अगर उसको जल में अगर मिलाते हैं तो वो H प्लस आयन देता है। तो वही बोल रहा है कि जब हम लोग जल की उपस्थिति में जो अम्ल होगा वो H प्लस आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, उत्पन्न करेगा। और क्या होगा, H प्लस आयन जो कि H प्लस, और अगर हम लोग उसमें जल मिला देते हैं H2O तो वो H3O प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पास वही लिखा है H3O प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, देखो यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन H प्लस आयन, और जब हम लोग H2O ऐड करते हैं, यानी कि जल जब ऐड करते हैं, वही बन गया HA3O प्लस आयन। और अब हम लोग जानेंगे कि क्षार, अब क्षार में क्या होता है कि जैसे लाइक HCl और प्लस में H2O, वही मतलब देखो HCl क्या है, एक अम्ल है, और जब जल उसमें मिलाते हैं तो वही उसी को बताया गया है यहाँ पर। और एक मिनट में क्षार का भी अगर एक्सप्लेनेशन बता दूं तो यहाँ पर शायद दिया होगा, बट नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो क्षार होता है उसमें OH रहता है, OH माइनस आयन। अगर बता दे तो NaOH रहेगा। NaOH एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस में H माइनस OH माइनस आयन इसमें रहता है क्षार में, ठीक है, OH माइनस आयन। और यहाँ पास एक मिनट में प्लस और माइनस दोनों मिलकर के क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पास H2O, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और क्या होगा, H माइनस हो जाएगा, है ना, H यहाँ से एक बचेगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो माइनस से हो जाएगा, यानी कि H माइनस आयन बचेगा टोटल, ठीक है। तो वही कह रहा है कि H माइनस आयन बचेगा, ठीक है, OH माइनस से। और सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है, मतलब जितना भी क्षारक है ना, वो सभी क्षारक जल में घुलता नहीं है। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। मतलब देखो, जितना भी क्षारक है वो अगर जल में घुल करके वो अगर क्षार प्रदान कर रहा है, यानी कि OH माइनस आयन प्रदान कर रहा है, मतलब वो क्षार है। बट अगर सब अगर आयन OH माइनस आयन अगर नहीं देता है, मतलब ये नहीं कि वो क्षार नहीं है, ठीक है। तो देखो, हर एक जिसका भी स्वाद अगर कड़वा लगता है वो क्षार प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसका मतलब क्या है, तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने पर सावधानी बरतनी चाहिए। देखो, जब हम लोग कोई प्रबल अम्ल को मिलाते हैं तो वो जल में, देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले सावधानी बरतनी जरूरी होती है, ठीक है, वही कहा गया। हमेशा अम्ल या क्षार को जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए। देखो, एक प्रकार का एक अभिक्रिया होता है, मतलब एक क्वेश्चन दे देता है आप लोगों को एग्जाम में, है ना, कि अम्ल और क्षारक को हम लोग सावधानी पूर्वक क्यों मिलाते हैं, ठीक है। एक प्रकार का फर्स्ट टर्म आप सभी का जो क्वेश्चन स्कूल वाला भी बना देता है, इस प्रकार का क्वेश्चन डाल के, ठीक है, कि देखो अम्ल और क्षारक को अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या, कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो दोनों को कैसे करते हैं कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक में पानी मिलाते हैं तो उसको थोड़ा सा, जो पानी होता है उसको थोड़ा सा हिला हिलाकर उसमें डालना होता है, तभी वो अच्छे तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। तो वही कहा गया, और ये जो होगा ये अत्यंत एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ये जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मुक्त करने वाली जो प्रक्रिया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो यहाँ पास है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अफस्फित, ठीक है, अफसलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं, ठीक है, आप जल सकते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है। और साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको सावधानी बरतना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऊष्मा भी काफी ज्यादा मुक्त करता है ना, इसीलिए, है ना। वहां पर आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से कि देखो, कि कोई भी अगर हम लोग अम्ल एवं क्षारक का अगर गुणवत्ता की जांच करना पड़े, तो अगर हम लोग पात्र में क्या करेंगे कि कोई भी विलयन में अगर हम लोग अम्ल में अगर पानी मिलाते हैं तो उस वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस कारण से हम लोग को हिलाते हुए मिलाना चाहिए पानी को, और क्या होना चाहिए, है ना, हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। बीकर में काफी ज्यादा सेफ्टी, है ना, होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप वहां लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, रहने वाला है, ठीक है। और वो टॉपिक है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में क्या है पीएच स्केल, तो पीएच स्केल एक प्रकार का 0 से लेकर 14 तक एक प्रकार का स्केल होता है ना, और बीच में रहता है, मिड पॉइंट में 7 रहता है। अगर 7 से अगर ज्यादा रहेगा तो वो क्षार कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और वही अगर 7 से अगर कम रहेगा ना, -7 से अगर कम रहेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। वही है इंडिकेटर। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कुछ एक फैक्ट्स जान लेते हैं कि कौन कौन सा अम्ल होता है और कौन कौन सा क्षार होता है। तो मैं कुछ लिख देता हूं कि कौन किसमें अम्ल पाया जाता है और किसमें किस प्रकार का, है ना। तो देखो, टमाटर में पहले मैं लिख देता हूं कुछ, है ना, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल।
ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपका बुक में ये सब लिखा होगा, वो सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी एक प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, एमसीक्यू में पूछ देता है हर एक साल, पता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, मेथेनोइक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल, है ना, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चंस, है ना। तो वही होता है पीएच स्केल। अगर आपका पीएच स्केल अगर 15 रहेगा तो वो क्या होगा, क्षार या अम्ल, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप अगर वीडियो यहां तक आप देखते हैं ना तो कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा, ठीक है। पीएच मान अगर 15 रहेगा ना तो वो क्या अम्ल होगा या क्षार होगा, उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। किसी भी विलयन की उपस्थिति, एक मिनट, किसी भी विलयन की उपस्थिति में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक प्रकार का स्केल बनाया गया है, ठीक है। एक प्रकार का स्केल बनाया गया है जिसको हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो H प्लस आयन की सांद्रता नहीं, OH माइनस आयन की भी सांद्रता ज्ञात करने के लिए भी बनाया गया है, ठीक है। पीएच स्केल ऐसा कुछ नहीं है। देखो अम्ल एवं क्षारक, अम्ल क्या करता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है, और क्षार क्या करता है, OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। और अम्ल और क्षार दोनों को एक प्रकार का इंडिकेटर्स होता है जिसको सूचक बोलते हैं, ठीक है। और उससे भी ज्यादा, है ना, अगर वो माइनस की ओर यानी कि 7 से अगर कम है मतलब वो क्या होगा, अम्ल होगा, है ना। और वो अगर 7 से ज्यादा है मतलब वो क्षार होगा, ठीक है। यही कहा गया है मेनली, ठीक है। और पीएच में पी है, पी को हम लोग पूषांश कहते हैं, यानी कि पोटेंज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, है ना। पीएच जो होता है, पी का मतलब क्या होता है, पोषांश हिंदी में बोलते हैं। पोटेंज जो शब्द जर्मन शब्द है उससे लिया गया जिसका अर्थ होता है शक्ति, शक्ति शक्ति शक्तिमान, वही शक्तिमान है, ठीक है, शक्ति है। और जो पीएच होता है ना, पीएच अगर इक्वल रहता है, पीएच अगर इक्वल रहता है तो इसका मतलब क्या होगा, विलयन क्या है, उदासीन विलयन। पीएच अगर 7 रहेगा तो मतलब विलयन का जो ये होगा, विलयन में देखो अगर वो अगर अम्ल और क्षार अगर दोनों मिक्स रहेगा तो वो उदासीन होगा। इसी प्रकार से उसका पीएच मान 7 अगर रहेगा तो वो एक उदासीन विलयन होगा, ठीक है, यहाँ पास दिया गया। और अगर वो 7 से कम रहेगा यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी रहे तो वो एक अम्लीय प्रवृत्ति के विलयन होगा, ठीक है, अम्लीय विलयन होगा। नेक्स्ट अगर अगर 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, 11 रहेगा, 12 रहेगा, जितना भी रहे यानी 7 से अगर अधिक रहे तो वो क्षारीय विलयन रहेगा, ठीक है। बस इतना ही जानना था और इससे आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा झारखंड बोर्ड के लिए, ठीक है। वही कहा गया है कि 0 से लेकर 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, वही होता है पीएच स्केल। और नेक्स्ट हम लोग का है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब हम लोग जान लेते हैं कि पीएच वैल्यू हम लोग का जीवन में किस तरह का महत्व होता है, हम लोग के जीवन में किस तरह का उपयोग में लाया जाता है पीएच वैल्यू। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। और हमारा जो शरीर में होता है उसमें 7.0 से लेकर 7.8 के परास के बीच हम लोग का शरीर कार्य करता है, ठीक है। जो हम लोग का शरीर होता है ना उसका पीएच वैल्यू 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है, ठीक है। बस इतना, 7 मतलब लगभग 7 परास के बीच होता है, ठीक है, 7 रेंज के बीच होता है, ठीक है। और अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम हो जाता है और वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का रहेगा कि मिट्टी, अब मिट्टी का पीएच मान कितना होता है और वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो मिट्टी का पीएच मान, अच्छी उपज के लिए पौधों एक विशिष्ट पीएच मान परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसे आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। देखना बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं कि उसमें उसका अगर खेत में काफी ज्यादा अगर मतलब क्षारीय हो जाता है उसका मिट्टी, तो वो क्या करता है किसान लोग कि उसको अम्लीय पदार्थों से वो जमीन को अम्लीय बना देता है, ठीक है, अम्लीय बना देता है उसको, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से। और अगर उसका जमीन अगर क्षारीय मतलब अम्लीय माध्यम अगर अत्यधिक उसका मिट्टी अम्लीय हो गया है यानी कि खेती होगा नहीं उसका, मतलब उसका जमीन जो होगा ना वो न्यूट्रल होना चाहिए, पूरा मतलब उदासीन होना चाहिए हिंदी में बोले तो। इसीलिए किसान लोग क्या करता है कि दोनों को मेंटेन करके चलता है, ज्यादा अम्लीय भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा क्षारीय भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र का पीएच, हम लोग का पाचन तंत्र का पीएच क्या होता है। तो हमारा जो आप सब जानते हैं हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है HCl, है ना, जो कि भोजन को पचाने में और क्या करता है हमारा जो पेट में, वो बायोलॉजी का बात है, हमारा जो पेट में होता है ना कि हम लोग बहुत सारा पदार्थ पदार्थ क्या हम लोग बहुत सारा भोजन करते हैं, उसमें अणुओं में भी बहुत सारा बैक्टीरियाज पाया जाता है, हम लोग उसको सूक्ष्म बैक्टीरिया को देख नहीं पाते हैं,
जिस कारण से हम लोग अगर उसको निगल भी जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, हम लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेट में जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का जो केमिकल होता है वो पूरी तरह से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा अगर हम लोग का HCl अगर बढ़ जाता है ना, उसको भी न्यूट्रल करने के लिए हमारे पेट में उपस्थित होता है ना। वो बायोलॉजी का बात है, आपको बायोलॉजी में ही समझाएंगे, ठीक है। आपका बायोलॉजी का क्लास 11 का कल चैप्टर 1 जीव जगत जो है, जीव जगत, वो चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, मैं कहा था। तो उसको, उसका वीडियो भी तैयार होगा फिलहाल, बट उसको भी आप सभी को समझाया जाएगा, ठीक है। आपका अगर बड़े भैया होंगे उनको कह दीजिएगा कि क्लास 11 का भी सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जीव जगत का। उसका भी वीडियो आने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से ही मैं कराऊंगा। फिलहाल ये वाला वीडियो मैं पूरा खत्म कर दूंगा केमिस्ट्री का चैप्टर 2, ठीक है। हमने क्षारक लवण, ठीक है, इस प्रकार से कहा गया है ना। भोजन भोजन के पाचन में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक प्रकार से। और अपच की स्थिति में उदर, है ना, उदर यानी कि हमारा पेट को ही उदर कहा जाता है, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन के अनुभव होता है। अगर हमारे पेट में क्या होगा, अम्लीयता की अगर मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। वही कह रहा है कि इस प्रकार के दर्द से मुक्त होने के लिए हम लोग को एंटासिड का जरूरत होता है ना, एंटासिड लेते हैं, ठीक है, कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग का जो है कि क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो कि अम्ल की अधिक मात्रा में उदासीन करता है। अगर हम लोग का पेट में अम्ल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उदासीन करने के लिए, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे, है ना, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग उसको क्षार देकर उदासीन कर देते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, उदाहरण दिया गया है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब हम लोग जानते हैं कि दंत यानी कि दांतों का पीएच परास कितना से कितना के बीच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पास कहा गया है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत क्या होता है, क्षय होने लगता है। यानी कि दांत क्या होने लगता है कि दांत थरथराने लगता है, एकदम दर्द दर्द टाइप होने लगता है, ठीक है। तो अगर आपका दांतों का पीएच परास 5.5 से अगर कम हो जाए, अगर 5.4 या फिर 5.3 या फिर मान लेते 4 हो गया, तो इस प्रकार की जो स्थिति में आपका जो दांत होगा वो काफी ज्यादा दर्द होने लगेगा। इस प्रकार से मसूड़ों में भी दर्द होने लगेगा, मसल्स में भी, है ना, इस प्रकार से होने लगेगा। तो आपको अम्लीयता की मात्रा उसमें क्या हो जाता है, बढ़ता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसीलिए बच्चों काफी ज्यादा अम्लीयता कम यूज करना चाहिए, ठीक है, खाने में। तो इस प्रकार से यहाँ पास दांतों की क्षय, मतलब दांत भी खराब होने लगता है, ठीक है, क्षय लिखा है यानी कि खराब होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है कि दांतों का एनामेल, है ना, दांतों का जो, आपको बता दें, आपको हैरानी होगा कि दांतों का एनामेल सबसे ज्यादा हम लोग का बॉडी में जितना भी हड्डियां या फिर बोन्स है ना, उन सभी से ज्यादा अगर सख्त अगर भाग का बात करें तो एनामेल होता है। दांत का एनामेल सबसे ज्यादा मजबूत होता है। आपको अगर पता थी तो आप कमेंट में जरूर यस टाइप करें, ठीक है, कि हमको भी पता था ये बात, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, दांतों का जो एनामेल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह जल में नहीं नहीं घुलता। लेकिन मुंह की पीएच मान जो होता है वो 5.5 से अगर कम होता है, बाकी सब नहीं पढ़ना है, बस 5.5 होता है हम लोग का दांतों का पीएच मान, ठीक है। अगर इससे अगर कम हो गया तो वो क्या होगा, हम लोग का दांत के लिए खराब होगा, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना, बस इतना ही था दांत के लिए, ठीक है। लवणों का पीएच मान, ठीक है, लवण क्या होता है, उदासीन होता है, अम्ल और क्षार से ही लवण बनता है, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक उदासीन लवण बनाता है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। और NaCl होता है लवण का, साधारण नमक का, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। और अगर प्रबल अम्ल और अगर दुर्बल क्षारक अगर दोनों मिक्स हो जाए तो अम्लीय लवण बनेगा। अम्लीय अवर्ण लिखा है तो लवण हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय लवण बनेगा, जिसका 7 से अगर कम रहेगा यानी कि 6 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, इस प्रकार से, है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यहाँ पास ये वाला जो है ना, CH3COONA, एक मिनट, ये एथेनोइक अम्ल का एक सूत्र होता है, CH3COONA, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, इसका सूत्र हो जाता है। रासायनिक सूत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी केमिस्ट्री में, ठीक है, एक मिनट। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला क्लोर क्षार अभिक्रिया पूछ लेता बहुत टाइम। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डेफिनेशन आपको हमेशा मैं जो समझाते हुए चल रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। सोडियम जब क्लोराइड को, देखो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, है ना, नमक। आप बता सकते हैं कि नमक अगर उसमें अगर जल घुल देते हैं ना, नमक जल हो जाता है, वो नमक जल हो जाता है, उसमें H2O मिक्स कर देना, ठीक है, नमक जल हो जाएगा। और जब हम लोग उसमें विद्युत प्रवाहित यानी कि इसमें जब हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे
देखो CURRENT करंट, ठीक है। करंट अगर फ्लो करवाएंगे ना, ठीक है, जब हम लोग इसमें करंट अगर हम लोग विद्युत अगर प्रवाहित करवाएंगे तो वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न होगा, ठीक है। और उसी को हम लोग, इस प्रकार का जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभिक्रिया दर्शा रहे हैं, तो दोनों के बीच अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का अभिक्रिया होगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया होगा, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, नमक में जब हम लोग जल और उसी में अगर हम लोग करंट ऐड करते हैं, तब हम लोग क्या होगा, दोनों को ही अगर करंट ऐड करते हैं तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि NaOH क्या होगा, ऊपर यानी कि उत्सर्जित उत्पन्न होगा, और इस प्रकार का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। वही कहा गया है। देखो यहाँ पास फॉर्मूला भी लिखा है NaCl, और जब हम लोग जल उसमें मिलाते हैं तो यहाँ पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। वही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है, देखो कुछ यहाँ पास इंपॉर्टेंट 3 तो लिखा हुआ है कुछ। यहाँ पास एनोड पर देखो Cl2 गैस मुक्त होता है, और कैथोड पर होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त, और यहाँ पास कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है, ठीक है। कैथोड में कौन सा विलयन बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कुछ उपयोग के बारे में, है ना। उपयोग के बारे में, उपयोग क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, तो ईंधन या फिर मार्गरीन में, ठीक है। ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। और Cl2 गैस का इस्तेमाल जल की स्वच्छता, है ना, जल का स्वच्छता, क्लोरीन का इस्तेमाल, जल को देखो बहुत सारा बैक्टीरिया होता है उनको भी नष्ट करने के लिए किया जाता है। जल में काफी ज्यादा Cl2 की मात्रा भी प्रवाहित करवाया जाता है ना। जैसे विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण भी मिलाया जाता है पानी में, ठीक है। और उसका क्या होता है सूत्र, CaO है ना, Cl2 होता है। तो इसमें भी क्या Cl2 का मात्रा मिलाता है ना, इसी प्रकार से यहाँ भी, ठीक है। जल की यहाँ पर भी मात्रा मिलाया जाता है इसमें भी। और PVC या फिर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी मिलाया जाता है क्लोरीन गैस, ठीक है। उसके बाद हम लोग HCl के बारे में जान लेते हैं। HCl जो होता है उसमें इस्पात की सफाई में और औषधिया में इस्तेमाल किया जाता है HCl, ठीक है। किसी का अगर क्षारीय माध्यम अत्यधिक हो जाता है उसमें औषधियों की मात्रा में मिलाया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग NaOH के बारे में जान लेते हैं। तो NaOH जो है वो धातुओं के ग्रीस हटाने के लिए या फिर साबुन एवं कागज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। NaOH का क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो साबुन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये क्षारीय होता है, इसीलिए इसका साबुन में एवं धातुओं का ग्रीस हटाने में, धातुओं क्या होता है ये भी इसी का, इसका प्रवृत्ति क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। इसीलिए कागज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है NaOH का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो Cl2 और प्लस में अगर NaOH जोड़ देते हैं तो उसका उपयोग किस किस जगह होता है, तो विरंजक चूर्ण में भी हो जाता है, घरेलू विरंजन में हो जाता है, वस्त्र विरंजन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaOCl2, उसी के बारे में आप जान लेंगे, है ना, ठीक है। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना इसको बोला जा सकता है, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि जिसको बोल सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, शुष्क बुझा हुआ चूना। जब उसमें क्लोरीन का मात्रा मिलाते हैं यानी कि Cl2 का मात्रा जब मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaOH का होल 2, और उसमें जब हम लोग क्लोरीन की मात्रा मिलाते हैं तो वो बन जाता है विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है CaO और Cl2, ठीक है। और यहाँ बस देखो जल बच गया, H बच गया, और यहाँ बस 2 बच गया और O बच गया, ये उड़ जाएगा, ठीक है, भाप बन गया। H2O जो होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है, ये उत्सर्जित हो जाएगा। अब इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या होता है, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन में विरंजन करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा के विरंजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एवं पानी में कोई सा भी देखो जीवाणु जो होता है उनसे भी देखो रोगाणु नाशक को भी इसमें दूर किया जा सकता है विरंजक चूर्ण, ठीक है, उसी से। उसके बाद बेकिंग सोडा, अब ये कैसे बनता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, है ना। हम लोग इसको याद करने का ट्रिक भी बताया था कि यहाँ पास अगर बेकिंग सोडा है तो अगर धावन सोडा इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसी में हम लोग धोने का सोडा में क्या, धोने का सोडा में पानी चाहिए, धोने के लिए हम लोग को पानी चाहिए ना, कोई सा भी चीज को हम लोग धोते हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल होता है, तो उसमें जल ऐड कर दो तो क्या होगा, और बस H को हटा दो, यहाँ पास H है तो इसको हटा दो, Na2 बना दो और CO3 वैसे लिख दो, और यहाँ पास पॉइंट दे दो एक तो छोटा सा, इसको इंटू बोलते हैं।
तो इंटू 10H2O लगा दो, 10H2O यानी कि 10 जल ऐड कर दो, इंटू कर दो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एक ट्रिक बताए थे। ठीक है ना। और ये हो गया। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, है ना। ये होता है बेकिंग सोडा। कैसे बनता है, तो NaCl जब लवण और उसमें जल और उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चारों को जब मिलाएंगे तो बन जाता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग, ये बेकिंग सोडा। ठीक है। अब क्या है, एक दुर्बल असाक्षरक क्षारक। ठीक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सा अभिक्रिया होता है, तो उपयोग में बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल क्या होता है, तो इमली में जो पाया जाता है ना, टार्टरिक अम्ल जो कि इमलियों में पाया जाता है ना। खट्टे जो भी खट्टा टाइप का होता है ना, उसी में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। उसके बाद इस प्रक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण, है ना, पावरोटी या फिर केक के खमीर, है ना, खमीर उठ जाता है और इसमें यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ये जो अभिक्रिया होता है ना, इसमें जब हम लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इसमें देखो एक बात बताएं, देखो अगर हम लोग कोई भी अगर तेलीय या फिर वसा युक्त अगर खाद्य पदार्थ में अगर वो बहुत देर से अगर रख दिया जाए और वो अगर CO2 से अगर गुजरे तो उसका गंध एवं स्वाद बदल जाता है। तो उसको हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं, जो कि चैप्टर 1 में आप सब पढ़े भी होंगे विकृत गंधिता क्या होता है। ठीक है, जिसका स्वाद बदल जाता है। तो वही मेनली यहाँ पास भी कहा गया है। जब हम लोग एक प्रकार का अभिक्रिया होता है जिसमें पावरोटी में अगर हम लोग छोड़ देते खुला, अगर CO2 उसमें प्रवाहित हो जाता है तो उसको खमीर जैसा उठ जाता है और वो मुलायम और स्पंजी टाइप का हो जाता है। और यह एंटासिड एक संगठक होता है। ठीक है, और इसका उपयोग सोडा जल और अग्निशामक में किया जाता है। सोडा जल और अग्निशामक में किया जाता है। और इसका ये देखो धावन सोडा बन गया। एक मिनट, अब धावन सोडा के बारे में जानेंगे। धावन सोडा बना नहीं है, बल्कि ये अग्निशामक में किया जाता है। इसका उपयोग के बारे में बताया। ठीक है, किसका बताया, तो बेकिंग पाउडर का, यानी कि बेकिंग पाउडर का। ठीक है, NaHCO3 का। देखो अब हम लोग धावन सोडा का, जिसको हम लोग क्या किए, NaHCO3 था, हम लोग H को हटा दिए, यानी कि यहाँ बस 2 लिख दिए और क्या किए, इंटू कर दिए और 10 जल ऐड कर दिए, 10H2 ऐड कर दिए, बस बन गया, है ना, बन गया। देखो यहाँ पास क्या लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के लिए धोने का सोडा प्राप्त होता है और यह क्षारीय लवण होता है। यह एक प्रकार का क्षारीय लवण होता है। ठीक है, देखो यहाँ पास Na2CO3 और प्लस में 10 जल ऐड कर दिया है, 10H2O, तो उसी को बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10H2। अब इस प्रकार का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जब हम लोग सोडा युक्त में अगर हम लोग उसमें जल ऐड कर देते हैं, यानी कि जब उसमें हम लोग एक प्रकार से जल युक्त कर देते हैं बेकिंग सोडा यानी कि खाने युक्त सोडा में, तब इस प्रकार का जो प्रक्रिया घटित होता है, इस प्रकार का परिघटना को ही हम लोग जो बनता है उत्पाद में, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसको यानी कि धोने का सोडा को बोलते हैं। ठीक है, तो धोने का सोडा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका उपयोग के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है और इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। ठीक है, और इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए भी किया जाता है और जल के स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो धोने का सोडा, यानी कि जिसको धावन सोडा बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट टॉपिक रहेगा शायद। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2, 1/2 H2, है ना। कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल, आधा जल। ठीक है, अब इसको कैसे बना है, तो जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन तापमान पर अगर गर्म करते हैं, जिप्सम को बोल रहे हैं ना, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को जब हम लोग 373 तापमान पर अगर गर्म करते हैं और जल के अणुओं को त्याग कर देते हैं, तो वो कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड, ठीक है, हेमीडाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, जिसको हम लोग POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, यहाँ पर लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसको हम लोग पोप बोलते हैं। जब हम लोग जिप्सम को क्या करते हैं, 373 डिग्री, ठीक है, 373 डिग्री केल्विन और सेल्सियस आपको पता ही होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे, है ना। जब उसको गर्म किया जाता है और उसका जल के अणु जो होता है वो माइनस हो जाता है, टूट जाता है और वो बन जाता है क्या, 1/2 अणु क्या हो जाता है, गायब हो जाता है उसमें से। ठीक है, जिप्सम में से, तो वो बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2। ठीक है, और वो सफेद चूर्ण होता है और जल मिलाने पर वह पुनः क्या हो जाता है, जिप्सम
एवं ठोस रूप से ग्रहण कर लेता है। और अगर उसमें अगर हम लोग और हाफ H2 अगर मिला देते हैं ना, और हाफ मिला देते हैं, तो वो 2H2 बन जाता है, जो कि जिप्सम का एक सूत्र हो जाता है, ठीक है, और वो जिप्सम बन जाता है। देखो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पोप का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। और जिप्सम में क्या होता है 1/2, और क्या होता है 1/2, यानी कि हम लोग एक इसको हटा देते हैं, एक और एक, हम लोग बस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने के लिए ये वाला बता रहे हैं, ठीक है। देखो CaSO4 लिखा रहने दो ऐसे, और पॉइंट है ना, इंटू एक, और एक को जोड़ दो, ऊपर ऊपर का जोड़ दो, क्या करेंगे ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे, ठीक है, तो 2 हो गया, और जल H2O बना दो। और देखो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, जिप्सम का सूत्र बन गया। और देखो ये जो जिप्सम है ना, इसी को हम लोग जब 373, यही जिप्सम जो है ना, जो 2H2 बना है, इसी को देखो जब हम लोग 373 के में यानी कि केल्विन पर अगर हम लोग गर्म करेंगे ना, तो अगर इसको गर्म करेंगे तो फिर से वो हाफ हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो 1/2 है ना जल, वो हाफ बन के उड़ जाएगा, और उड़ के क्या बना देगा, और हाफ जो बचेगा ये वाला, और जो हाफ बचेगा, और वो क्या होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा, और हाफ H2O बन जाएगा, हाफ H2O बचे रहेगा, और CaSO4 इंटू हाफ H2O बन जाएगा, जो कि किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बनता है। और इसका उपयोग क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, खिलौना बनाने के लिए, ठीक है, सजावटी और सामान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको 5 मार्क्स में पूछेगा ना, तब आप बता सकते हो उसका सूत्र, और उसका जितना भी उसका पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स बेटर रहता है ना, एग्जामिनर देखेगा और मार्क्स दे देगा, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी लिखने बोलेगा, तो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, है ना, हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर करता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर लोग बोलता है कि प्लास्टर हुआ है हाथ में, ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा टूटी फूटी हड्डियों को, ठीक है। और खिलौना, खिलौना का भी अगर हाथ पैर टूट जाता है, आपको याद करवाने के लिए बोल रहे हैं कि खिलौना का हाथ पैर अगर टूट जाए ना, तो भी प्लास्टर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, मैं असली पे नहीं बता रहा हूँ कि खिलौना उलौना फिर हाथ ऐसे पैर ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते खिलौना उसका भी अगर याद करने का ट्रिक है, ठीक है ना, वो दोनों को भी जोड़ने के लिए, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है खिलौना को भी जोड़ने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे की दृष्टि से याद करवा दिए। सजावटी के सामान बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रिस्टल का जल, क्रिस्टल का जल क्या होता है, तो आप सब बहुत लोग सुने होंगे कि क्रिस्टल का जल में किसी भी प्रकार का, देखो उसमें अशुद्धियां नहीं होता है क्रिस्टल का जल में, है ना। उसमें देखो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निहित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टल बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो लवण, लवण यानी कि NaCl होता है, और इसी का सूत्र जो इकाई होता है ना, और उसमें अगर हम लोग जल, उसमें निश्चित अणुओं की संख्या होता है ना, तो वो हो जाता है क्रिस्टल, क्रिस्टल का जल बोलते हैं उसको, क्रिस्टल का जल, ठीक है। जैसे उदाहरण हम लोग देखेंगे तो CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट, और इसमें .5H2O, तो ये जो हो गया ना, वो ये क्रिस्टल का जल हो गया। और इसका जो अणु का ये हो गया ना, इसमें 5 आगे में लगा हुआ है, तो यही हो गया क्रिस्टल का जल। 5 कितना हो गया इसका क्रिस्टल का जल, 5 अणु हो गया, ठीक है, यही हो गया। ये आपको अगर इसके बारे में और ज्यादा अगर डिटेल में जानना है, तो आपको क्लास 11 में साइंस लेकर PCB या PCM लेकर करना होगा, ठीक है, केमिस्ट्री जिसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा 11 में, ठीक है। Na2CO3 इंटू पॉइंट 10H2O में क्रिस्टल का जल है ना, 10 अणु, इसमें 10 अणु है, H2O के आगे कितना है, 10 है, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ऐसे दे देगा, उतना हार्ड तो नहीं देगा बेसिकली। CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, इसमें इसके आगे 2 है तो 2 अणु हो जाएगा इसका क्रिस्टल का जल, ठीक है, ऐसे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है ना, तो सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा इसी प्रकार का और सभी वीडियो को देखने के लिए, ठीक है ना। और आपके आपके अगर और बड़े भाई बहन है, तो उनको भी बोल दीजिएगा क्लास 11 का भी पढ़ाई स्टार्ट होगा फिलहाल, है ना, क्लास 11 का बायोलॉजी का भी स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 1 जीव जगत के बारे में। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए इसी प्रकार का।